Welcome to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit. I am Janendra Rana, followed by the nickname जय सर। और आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी कविता जो अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, इस कविता को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फायर एंड आइस। दिस पोएम इज ए सिंबॉलिक पोएम। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। फायर एंड आइस दे सेम ऑपोजिट। फायर है, आग है, अग्नि है, जलाने वाला है, गर्मी देने वाला है, ताप देने वाला है, और वही दूसरी तरफ आइस है, बर्फ है, कोल्डनेस, ठंडापन देने वाला है। एज ए कॉमन मैन, द पोएट also hold a belief that the world will end someday। एक जिस तरह से जन सामान्य की धारणा है कि दुनिया एक न एक दिन नेस्तनाबूद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कवि की भी ऐसी सोच है। तो इसके बारे में कवि क्या कहता है? दिस इज वेरी शॉर्ट पोएम कंसिस्टिंग ओनली 2 शॉर्ट स्टेंजाज। छोटी सी कविता है, 2 स्टेंजा की कविता है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम फर्स्ट। ओपन द बुक प्लीज। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। कुछ का कहना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा, दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। कैसे सर्वनाश होगा? इन फायर, आग से, अग्निकांड से। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि धरती समाप्त होगी आइस से, कोल्डनेस से। अब देखिए दोनों चीज का यदि हम लिटरल मीनिंग पर चले जाते हैं तो पर भी हाँ कि ऐसा होगा कि भयानक अग्निकांड होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराएगा, एक्सप्लोजन होगा। बिग बैंग थ्योरी की बात वैज्ञानिक भी करते हैं। तो ऐसे दुनिया समाप्त हो जाएगी। और फिर दूसरा कि आइस से लिटिल मीनिंग में जाते हैं तो आइस, बर्फ। यदि आज 71% इस धरती पर जल है, यदि वो आइस बन जाए, कोल्डनेस बढ़ जाए, तो भी दुनिया समाप्त हो जाएगी, अर्थात जीव जंतु नहीं रहेंगे। लेकिन कवि यहाँ फायर का अर्थ यह आग नहीं रखता। फायर मीन्स यहाँ है, फायर का मतलब है बैटल, फायर का मतलब है वार, फायर का मतलब है कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, रेत, एंगर, क्राइम, क्रुएल्टी, ये सब इसके प्रतीक हैं। और आइस है हेट्रेड, जेलसी, इनसेंसिटिविटी, घृणा, नफरत। और इनसेंसिटिविटी यह संवेदनशीलता, जेलसी, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब कवि का क्या, कवि इन दोनों मतों में कवि की धारणा क्या है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन जहाँ तक मेरा टेस्ट है, मेरी रुचि है, मेरा मानना है, वह भी है कि फायर से ही दुनिया समाप्त होगी। अर्थात कवि फेवर करता है
कवि पक्ष लेता है कि दुनिया समाप्त होगी तो फायर से समाप्त होगी। अब चलते हैं अगले स्टेंजा में। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कवि कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इसी दुनिया को यदि 2 बार समाप्त होना हो, दुनिया का सर्वनाश 2 बार होना हो, तो आई थिंक आई नो अनफ ऑफ इट, मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह हेड जो है वो अनफ है। हेट हेट्रेड, घृणा, नफरत, ये पर्याप्त है दुनिया के समाप्त होने का। अर्थात यदि दुनिया नेस्तनाबूद हो जाए फायर से, और जैसा कि कवि मानता है, फेवर करता है फायर का ही, और पुनः एक बार पुनर्जीवित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में और दोबारा मरने की, दोबारा सर्वनाश होने की स्थिति में आ जाए दुनिया, तो कवि सोचता है, क्या सोचता है, अनफ ऑफ हैट, ये हैट है, यह हैट्रेड है, यह नफरत है, घृणा है, यह काफ़ी है दुनिया के समाप्त होने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, इस दुनिया के नेस्तनाबूद होने के लिए, दुनिया का सर्वनाश होने के लिए, दुनिया का विनाश होने के लिए, ये आइस, ये जो है वह ग्रेट है, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, और यह पर्याप्त रहेगा दुनिया को समाप्त करने के लिए। यहाँ देखिए, हैट और आइस, ये दोनों चीज एक दूसरे के सिंबॉलिक है। आइस जो है ठंडक है, कोल्डनेस है, ठीक है, और इसका प्रतीकात्मक अर्थ जो है वह हैट्रेड ही है, जेलसी ही है। अर्थात दुनिया यदि बड़े बड़े युद्धों से, भयानक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से, मिसाइलों से, एटम बम, हाइड्रोजन बम से यदि दुनिया ना समाप्त हो, तो घृणा या संवेदनशीलता, इन सब चीज़ों से दुनिया समाप्त हो जाएगी, यह पर्याप्त है। एंड वी मस्ट नो दैट दीज आइस hatred ultimately leads to fire, अंततः वह फायर की तरफ ही ले जाता है। अर्थात ये जेलसी, हैट्रेड, नफरत या संवेदनशीलता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, और हम युद्धों की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और इसका अंतिम परिणाम होता है युद्ध, महाविनाश। एंड वी नो दैट द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द हीप ऑफ bombs, मिसाइल्स, weapons, डेंजरस weapons। आज दुनिया जो है बैठी हुई है बम पर, हाइड्रोजन बम, एटम बम, तरह तरह की घातक से घातक हथियार, मिसाइल से पर बैठी हुई है। एंड इफ द थर्ड वर्ल्ड वार इरोप्स, दीज weapons विल बी ओपनली यूज्ड, और यदि ये तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो ये जो घातक घातक हथियार हैं वह खुलेआम इसका प्रयोग होगा, एंड दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कवि इस तरह की भावना रखता है, इस तरह की सोच रखता है। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत से आइडियाज हैं, बहुत से सोच हैं कि दुनिया कैसे एंड करेगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आप सोचते हैं कि दुनिया किसी न किसी दिन एंड कर जाएगी? तो इसका उत्तर है, एक और क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट
What would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder or colder? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सूरज जो धधकता हुआ ज्वाला है वह उसका ताप बढ़ता जाए और ये ब्रस्ट कर जाए, विस्फोट कर जाए, अथवा यह ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड होता चला जाए, धीरे 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 वह शीतलता की ओर बढ़ता चला जाए, अर्थात अपनी जो हॉटनेस है, जो अपनी इसकी ताप है, उसकी उष्मा है, वह खोता चला जाए, तब क्या होगा? तो इसके पहले पार्ट पर चलते हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? यस, आई ऑल्सो होल्ड द बिलीफ दैट द वर्ल्ड विल एंड जस्ट लाइक कॉमन पीपल, जस्ट लाइक साइंटिस्ट्स। वैज्ञानिकों की तरह, सामान्य लोगों की तरह हम भी विश्वास करते हैं कि दुनिया एक दिन एंड करेगी, दुनिया नेस्तनाबूद हो जाएगी, इस सब विश्वास रखते हैं। बट व्हेन इट विल एंड, नो वन नोज। इसका कालखंड कब रहेगा कोई नहीं जानता। मे बी इट टेक millions of millions, billions of billions of years for the destruction of the world। ये दुनिया की डिस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है कि अरबों अरबों खरबों खरबों वर्ष लग जाए। अगला पार्ट में आते हैं। क्या होगा यदि सूरज ज़्यादा गर्म हो जाए, ब्रस्ट कर जाए, अथवा वह ठंडा हो जाए? इन बोथ ऑफ द केसेस द वर्ल्ड विल एंड, द ह्यूमन बीइंग्स, द एनिमल्स, द बर्ड्स विल डाई। इन दोनों ही स्थितियों में ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। आदमी, पशु, पक्षी, प्लांट्स सबके सब खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स, मैन, एनिमल, ट्रीज एंड प्लांट्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू टॉलरेट, टू बियर द टेम्परेचर। टेम्परेचर सहने की हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है। हम 40, 50, 60 तक मान लीजिए हम इसको बर्दाश्त कर लें, बट वी कांट टॉलरेट, वी कांट बियर द हाई टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। एंड इन दिस कंडीशन all the human beings, birds, animals and plants will die. We know that the sun has been blazing since its creation। ये सूरज धधकता जा रहा है जब से यह क्रिएट हुआ है। कब से क्रिएट हुआ है कोई पता नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गया होगा, लेकिन जब से यह बना है तब से धधकता जा रहा है। और when it will, if its temperature increases, the whole creation of human beings, animals and plants, everything will destroy। And the second is the part, if it gets colder and colder, in this condition also human being will die, animals, plants will die। If it gets colder, all the water bodies will freeze। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, तालाब, पोखर, समुद्र, नदी, सबके सब जम जाएंगे। Human beings, animals, plants will not get water। In this condition we can't sustain our life। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को सस्टेन नहीं रख सकते। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस किस चीज के प्रतीक हैं? हियर आर सम आइडियाज, कुछ आइडियाज दिए हुए हैं। ग्रीड, एवरेज, क्रुएल्टी, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हैट्रेड। परीक्षा में ये सब हिंट नहीं रहेंगे। तो हमने पाठ की शुरुआत में ही हमने कहा था, बताया था फायर एंड आइस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
फायर स्टैंड्स फॉर क्रियल्टी, फायर स्टैंड्स फॉर बैटल, फायर स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट, फायर स्टैंड्स फॉर रेथ, एंगर, क्राइम, डिस्ट्रक्शन। जितने भी युद्ध हुए हैं सब के सब कहीं ना कहीं क्रोध छिपा होता है, और ये क्रोध से ही यह वार होता है। तो ये फायर प्रतिनिधित्व करता है युद्धों का, महाविनाश का, अपराध का, तबाही का। एंड फायर स्टैंड्स फॉर hatred, jealousy, coldness, insensitivity। घृणा का प्रतिनिधित्व करता है, ईर्ष्या का प्रतिनिधित्व करता है, कोल्डनेस का करता है, इनसेंसिटिविटी का करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता का ये राइम स्कीम क्या है, और फिर क्या कहता है, हाउ डज इट हेल्प in bringing out the contrasting area in the poem। किस तरह से कंट्रास्टिंग एरिया को ये लाता है। तो राइम स्कीम की बात करते हैं तो देखते हैं, पहला एंड इन फायर, आयर, इसको ए मानते हैं। आइस इस बी है। डिजायर ये फायर से राइम किया तो ये ए हो गया, फायर फिर यही हो गया। तो इसका राइम स्कीम हुआ ए बी ये फर्स्ट स्टेंजा का। और सेकेंड स्टेंजा क्या है, ट्वाइस, इसको हम ए मानते हैं। हैट ये बी हुआ। आइस ट्वाइस से राइम किया, ये ए हो गया। ग्रेट हैट से राइम किया, ये बी हो गया। सफाइस ये ए हो गया। इस तरह से इसका हुआ सेकेंड स्टेंजा का ए बी ए, ये राइम स्कीम है। कंट्रास्ट कैसे कर रहा है, ये फायर ए है, आइस एक। दिस कंट्रास्ट दे हैव अपोजिट मीनिंग एंड अपोजिट क्वालिटी, opposite actions, one blazes and one other is very coldness। तो इस तरह से इस पाठ की समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भली भांति समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।